खुश आमदीद। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, पैरों के बगैर पूरी दुनिया का सफ़र कैसे किया जा सकता है? आज के इस मालूमाती सेशन में हम कुदरत की उन हैरत अंगेज़ हयातियाती और सफ़री हिकमत अमलियों का जायज़ा ले रहे हैं जो एक ही जगह साकित रहने वाले पौधों को पूरी दुनिया फ़तह करने के काबिल बनाती हैं। चलें बिना किसी ताख़ीर के इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि फ़ितरत का ये खामोश मगर इंतहाई ताकतवर निज़ाम आखिर काम कैसे करता है। अब जाहिर है कि पौधों में चलने फिरने की सलाहियत तो होती नहीं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी हयातियाती सवाल पैदा होता है। ज़रा इन रुकावटों के बारे में सोचें जो हर तरफ मौजूद हैं। ऊंचे और दुश्वार गुजार पहाड़, वसीउ अरीज समुंदर और हज़ारों मील के फासले। तो फिर ये साकित पौधे इन तमाम रुकावटों को अबूर करके इतने वसी और मुतनव्वे मनाजिर में खुद को फैलाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? सच पूछें तो ये इर्तिका का एक इंतहाई हैरान कुन मौमा है। इस इर्तिकाई मुआमे का हल दरअसल एक इंतहाई अहम अमल में छुपा है, जिसे बीजों का इंतशार यानी सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली ही जिंदगी के इस तसलसल को आगे बढ़ाती है। पौधों को नए इलाकों में फैलने और नशोनुमा पाने का मौका मिलता है। ये एक आम सी फहम की बात है कि अगर बीज सिर्फ अपने मरकजी पौधे के साये में ही गिरते रहें तो उन्हें सूरज की रोशनी और पानी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ेगा ना। इसीलिए इनका दूर दराज इलाकों तक फैलना उनके बका के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। तो इस जायजे को एक सफरी नक्शे के तौर पर लें। हम जल्दी से उन मखसूस तरीकों को देखेंगे जिनके जरिए बीज दुनिया का सफ़र करते हैं। हम हवा के मुसाफिरों, पानी के सफ़र, जानवरों की सवारी, धमाकों और कशिश सकल और आखिर में नबाताती बका के असल राज पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हवा के मुसाफिरों की। ये हवा दरअसल एक नज़र न आने वाली एयरलाइन की तरह काम करती है, जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए ढाले गए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब हवा का इस्तेमाल करने के लिए बीज की जिस्मानी साख्त का उसके काम से मुकम्मल मुताबिकत रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एरोडायनामिक्स का कमाल देखने को मिलता है। इन बीजों को गैर मामूली तौर पर हल्का होना चाहिए। दरहकीकत इर्तिकाई अमल ने इनसे हर किस्म का इजाफी वज़न बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये बीज माइक्रोस्कोपिक ग्लाइडर्स की तरह काम करते हैं। इनमें अक्सर पर या पैराशूट जैसी साख्त होती है जो हवा के हल्के से झोंके को भी पकड़कर उन्हें बहुत दूर तक ले जाती है, जबकि इसके बरक्स जो भारी बीज होते हैं वो अपनी जिसामत की वजह से फौरन ज़मीन पर गिर जाते हैं। हवा के दोष पर उड़ने वाले इन मुसाफिरों की मिसालें तो हमारे इर्द गिर्द ही बिखरी पड़ी हैं। कपास या रुई के हल्के फुल्के रेशों को हवा में तैरते तो सबने देखा होगा। इसके अलावा डेंडेलियन को ही देख लें। इसका एक छोटा सा बीज हवा के दबाव के साथ सैकड़ों मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। और फिर मैपल के बीज हैं जो गिरते वक्त किसी मिनी हेलीकॉप्टर की तरह तेज़ी से घूमते हैं। इस अमल को ऑटो रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये सीधा गिरने के बजाय हवा में देर तक तैरते रहते हैं। सनोबर यानी पाइन के बीज भी बिल्कुल इसी शानदार तरीके से अपना सफ़र तय करते हैं। आइए अब आसमान से निकलकर समंदरों और दरियाओं की तरफ चलते हैं, क्योंकि पानी का सफ़र भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। पानी का बहाव और लहरें एक मुख्तलिफ किस्म के बीजों के लिए वसी बहरी रास्तों के तौर पर काम करती हैं। देखें, पानी के जरिए सफ़र करने की सबसे बुनियादी शर्त है बीज का तैरने के काबिल होना। लेकिन सिर्फ तैरना ही काफ़ी नहीं, इन बीजों को पानी के नुकसानदा असरात से भी बचना होता है। इसलिए इनके ऊपर एक इंतहाई सख्त और वाटरप्रूफ तय होती है, जो तवील सफ़र के दौरान बीज को गलने सड़ने से महफूज रखती है, चाहे वो मीठा पानी हो या समंदर का खारा पानी। इसी खसूसियत की बदौलत ये बीज पानी की सतह पर तैरते हैं और बहफाजत बहते हुए नए साहिलों तक पहुँच जाते हैं। पानी की इन लहरों पर सफ़र करने वाले नबाताती मल्लाहों में सबसे हैरत अंगेज़ मिसाल नारियल की है। ये कितनी हैरत की बात है कि एक नारियल समंदर के खारे और बेरहम पानी में महीनों तक तैरता रह सकता है और हज़ारों मील का सफ़र तय करने के बाद किसी बिल्कुल गैर आबाद जजीरे के साहिल पर पहुंचकर एक नया दरख्त भी बन सकता है। इसके साथ साथ खूबसूरत कमल, पानी की सतह पर तैरने वाले वाटर लिली और साहिली इलाकों के मजबूत मैंग्रोव्स भी इस आबी सफरी निज़ाम का एक शानदार हिस्सा हैं। अब ज़रा ज़मीनी तरीक़ाकार की तरफ आते हैं। बहुत से पौधे मकामी जंगली हयात पर इन्हिसार करते हैं। अगर सीधे अल्फाज में कहा जाए तो वो जानवरों को एक हयातियाती टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें एक इंतहाई दिलचस्प तरीक़ाकार फल का इस्तेमाल है। दरअसल ये मीठे, रसीले और शोख रंगों वाले फल पौधे की तरफ से जानवरों के लिए एक इर्तिकाई रिश्वत की तरह होते हैं।
पौधा ये फल बनाता ही इसलिए है ताकि जानवर लालच में आकर उसे खा ले। जानवर फल खाता है और बीज उसके मैदे के तेजाब से बचने के लिए एक इंतहाई सख्त खौल में महफूज रहता है। फिर वो जानवर के साथ मीलों का तवील फासला तय करता है और किसी बिल्कुल नई जगह पर फजलात के साथ साबित हालत में खारिज हो जाता है। और हाँ, ये फजलात उस बीज के लिए कुदरती खाद का काम भी करता है ना कमाल की बात? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत से फल दरअसल इसी ख़ास इर्तिक़ाई हिकमत अमली के तहत बनाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़, रसीले अमरूद और आम टमाटर, ये सब के सब इसी डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा हैं ताकि जानवर और इंसान इन्हें खाएं और इनके बीजों को अनजाने में दूर दराज इलाकों तक पहुंचा दें। दूसरी तरफ कुछ बीज तो बिल्कुल मुफ्त सवारों यानी हिच हाइकर्स की तरह काम करते हैं। ये बीज खास कांटों या हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कांटे इतनी महारत से बने होते हैं कि गुजरने वाले जानवरों की खाल या बालों में बहुत गहराई तक उलझ जाते हैं। जानवर को उनसे छुटकारा पाने या खुजाकर निकालने से पहले अक्सर एक अच्छा खासा तवील फासला तय करना पड़ता है और यूं ये बीज बिल्कुल मुफ्त में एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। इस मुफ्त सवारी की सबसे बेहतरीन और मशहूर मिसाल कांटेदार ज़ेंथियम है, जिसे हम आम तौर पर कॉकिलबर कहते हैं। इसकी साख्त से जुड़ी एक इंतहाई दिलचस्प हकीकत ये है कि इसी कॉकिलबर के कांटों को जानवरों के बालों और इंसानों के कपड़ों से उलझते देखकर एक स्विस इंजीनियर को मशहूर ज़माना वेलक्रो ईजाद करने का ख्याल आया था। कुदरत की ये छोटी सी हुक वाली साख्त आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, जब बैरूनी ज़राए जैसे हवा, पानी या जानवर दस्तयाब नहीं होते हैं, तब भी पौधे हार नहीं मानते। कुछ पौधे खुद अपनी हर की तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी पैदा करते हैं या फिर कशिश शुक्ल पर इन्हिसार करते हैं। बात करते हैं धमाकों और कशिश शुक्ल की। ये खुदकार या धमाका-खेज इंतशार दरअसल कुदरत की एक गलील की तरह काम करता है। होता कुछ यूं है कि जैसे जैसे बीज की फली धूप में सूखती है, उसके अंदर एक ज़बरदस्त दबाव और खिंचाव पैदा होने लगता है, बिल्कुल एक सख्त दबी हुई स्प्रिंग की तरह। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब ये तनाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और फली अचानक जोर से फटती है। इस धमाके से बीज उछलकर इर्द गिर्द दूर तक जा गिरते हैं। इन छोटे नबाताती धमाकों की शानदार मंसूबाबंदी करने वाले पौधों में आम मटर या फलियां शामिल हैं। ये फलियां जब फटती हैं तो अक्सर चटखने की तेज आवाज़ भी आती है। इसके अलावा इंतहाई हसास पौधा छुई मुई और इरंडी यानी कैस्टर का पौधा भी इसी हैरत अंगेज धमाकाखेज तरीके से अपने बीज फैलाता है। दूसरी जानिब कशिश सकिल महज अपने वजन की वजह से भारी बीजों को दरख्त की शाखों से सीधा नीचे खींच लेती है। बज़ाहिर ये एक बड़ा सादा सा तरीका लगता है, लेकिन कोई पौधा भला ऐसा क्यों चाहेगा? इसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात सीधा नीचे गिरना ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, ख़ासतौर पर उस वक्त जब दरख्त पहले से ही इंतहाई ज़रख़ेज़ मिट्टी में उग रहा हो। यूँ बीज इसी महफूज माहौल में गिरकर अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं। भारे भरकम अखरोट एक ऐसी क्लासिक मिसाल है जो मुकम्मल तौर पर कशिश शुक्ल के खिंचाव पर इन्हिसार करता है। लेकिन यहाँ कुदरत का एक और खूबसूरत मिलाप देखने को मिलता है। कशिश शुक्ल अखरोट को ज़मीन तक तो ले आती है, लेकिन इसके बाद अक्सर ये जानवरों की टैक्सी वाले तरीके के साथ मिलकर काम करता है। गिलहरियाँ इन गिरे हुए अखरोटों को जमा करती हैं और सर्दियों के लिए दूर दराज इलाकों में ज़मीन में दबा देती हैं। यूँ कशिश शुक्ल से शुरू होने वाला ये सफ़र जानवरों की मदद से आगे बढ़ जाता है। अब इन तमाम मखसूस तरीक़ों से हटकर ज़रा एक वसीतर तनाजुर में देखते हैं। जब हम पीछे हटकर मुकम्मल तस्वीर का जायज़ा लेते हैं तो नबाताती बका का एक इंतहाई शानदार और अजीम राज हमारे सामने आता है। यहाँ जो हयातियाती ज़हानत कार फरमा है वो सच में दंग कर देने वाली है। एक बीज की अनोखी साख्त, चाहे वो हवा में उड़ने के लिए परों वाली हो, पानी के सफ़र के लिए तैरने वाली और वाटर प्रूफ हो, जानवरों से उलझने के लिए कांटेदार हो, या ज़मीन पर सीधा गिरने के लिए भारी हो, वो बिल्कुल बेऐब तरीके से उसके मखसूस सफ़री तरीके से मुताबिकत रखती है। ये फितरत की एक बेमिसाल इंजीनियरिंग है जिसमें कोई भी चीज़ महज इत्तेफाकिया नहीं है। आखिरकार बीजों की ये मुसलसल और मुतनव्वे हरकत ही दरअसल बका की असल कुंजी है।
ذرا سوچیں، اگر یہ پیچیدہ نظام نہ ہوتا تو کیا جنگلات آگ لگنے کے بعد کبھی دوبارہ آباد ہو پاتے؟ یا کیا پودے موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے نئے اور سازگار علاقوں کی طرف ہجرت کر پاتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ پھیلاؤ محض پودوں کی بقا نہیں، بلکہ ہماری پوری زمین کے ایکو سسٹم کے زندہ رہنے کا بنیادی ذریعہ۔ انتشار اور پھیلاؤ کا یہ سارا پیچیدہ جال ایک انتہائی دلچسپ حتمی خیال کو جنم دیتا ہے۔ یہ تصور کرنا واقعی کتنا حیران کن ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد موجود ہر گھنا جنگل، ہر وسیع چراگاہ اور ہر دلکش منظر محض لاکھوں ننھے اندیکھے سفری سلسلوں کا عظیم نتیجہ ہو، جو ہر وقت ہمارے چاروں طرف ایک خاموشی کے ساتھ جاری ہیں۔ کیا فطرت کا یہ خاموش سفر کسی جادو سے کم ہے؟ یقینی طور پر۔ اس جائزے کے بعد قدرت کے اس انوکھے نظام کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے۔